अमावस की काली रात में, रात के पिछले पहर, जोगी महाराज ने दमड़ीमल के महलनुमा मकान में कदम रखा और सीधा उसके कमरे में आ गया। दरवाज़ा उसको ना रोक सका। ताला खुद ब खुद खुल गया। दमड़ीमल की आंख खुल गई। उसने देखा एक लंबी दाढ़ी वाला बूढ़ा जो कि जिस्म से नंगा है, सिर्फ एक लंगोटी में उसके सामने खड़ा है। दमड़ीमल बिस्तर पर उठकर बैठ गया और बोला, मेरा ख्याल है आप जोगी महाराज हैं। आदमी समझदार है। हम जोगी हैं, जो नजर आते हैं वो है नहीं, पर तेरा अंदाजा ठीक है। इससे जाहिर हुआ कि तुझे हमारा इंतजार था। जोगी बोला, हाँ महाराज, बहुत इंतजार था। जब से पता चला कि आप पिधारने वाले हैं, मन व्याकुल था दर्शन को। वो बोला, होता है, मन में आस हो तो बेकुली भी होती है, ये जिंदगी की अलामत है। परंतु हम इन सब कठिनाइयों से दूर चले आए हैं। मौत का डर हमारे अंदर अब नहीं रहा। अब हम मौत से आज़ाद हैं, शरीर और आत्मा के चक्कर से आज़ाद हैं। जोगी बोला, मेरी समझ में नहीं आता महाराज। दमड़ी चंद बोला, तू ये जान ले कि मनुष्य का शरीर आत्मा का घर होता है और कैद खाना भी कह सकते हैं। आत्मा इस गंदे कैद खाने में कैद रहती है, निकल नहीं सकती। मगर हमने ऐसा कर लिया है कि ये शरीर जो तुझे नजर आ रहा है, ये हमारा असली शरीर नहीं है। अभी छोड़ दें, ये सड़ जाएगा, बदबू मारेगा और हड्डियों का पिंजर जमीन पर ठोकरें खाएगा। हम इस गंदे शरीर के गुलाम नहीं, हम आज़ाद हैं। हमारी आत्मा आज़ाद है। जो शरीर इसको पसंद आ जाए वो इसका हो जाता है। हमने आत्मा और शरीर दोनों को अलग अलग कर दिया है। दमड़ीमल ने हैरत से जोगी महाराज की बातें सुनी और डरते डरते बोला, बड़े भाग मेरे कि आप मेरे दर पर आए। आप अंतर्यामी हैं, दिलों का हाल भी ज़रूर जानते होंगे। मेरी क्या भावनाएं हैं आप ज़रूर जान गए होंगे। सब पता है, एक मलीच ने तुझ पर आफत ढाई है, मगर उसने तेरा क्या बिगाड़ा है ये तो बता। जोगी महाराज, मेरी और उसकी लड़ाई कारोबारी भी है और धर्मी भी। वह दूसरे इलाके का मुसलमान है और दिल्ली में मेरे सर पर बैठकर मूंग दल रहा है। हर जगह मुझे मात हो रही है। वो 4 भाई हैं और चारों बड़े होशियार, तालीम याफ्ता, मेरे काबू से बाहर हैं। असल में रुपए का नुकसान मैं बर्दाश्त कर लूँगा, मगर बात धर्म की आ गई है। दिल्ली की हिंदू बरादरी चाहती है कि उस मलीच का सत्यानाश हो जाए। अरे हजारों साल से ये हम पर सवार हैं, उतरने का नाम नहीं लेते। भारत हमारा देश है और ये हमसे आगे हैं। महाराज, असल लड़ाई ये है। दमड़ीमल ने बताया, अब हम जाते हैं, फिर आएंगे। हमारे बारे में किसी से जिक्र न करना। तेरा काम हम करते रहेंगे और खुद तेरे पास आते रहेंगे। जोगी ने कहा, आप अपना पता निशान बता देते तो अच्छा था, शायद कभी ज़रूरत पड़ जाए। दमड़ीमल बोला, हमारा पता क्या करेगा लेकर? हमारा कबीला एक नहीं, कहीं हम कुछ हैं, कभी हम कुछ। ये तो तेरी किस्मत अच्छी थी कि तेरा आदमी हम तक आ गया। बस ये समझ ले कि तेरा काम होना था। जोगी ने कहा, मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। दमड़ी चंद बोला, खिदमत तू करेगा, रहने दे, जब ज़रूरत की होगी कह देंगे। महाराज दरवाजे से बाहर चले गए। महाराज के जाने के बाद दमड़ीमल अपनी जगह बैठा रहा, डरता रहा। ये तो बहुत ऊंची चीज़ लगता है, कहीं ऐसा ना हो कि उल्टी आफतें गले में फंस जाएं। ऐसा ना हो कि निब्बन वालों के साथ साथ मैं भी ठिकाने लग जाऊं, क्योंकि इसके तो इरादे ही खतरनाक नजर आते हैं। ये तो मनुष्य का जानी दुश्मन है। ये मेरा दोस्त कैसे हो सकता है? मगर अब क्या हो सकता है, मैंने खुद मुसीबत को दावत देकर बुलाया है। दमड़ीमल महाराज से मिलकर खुश नहीं हुआ, मगर बात दमड़ीमल के काबू में नहीं थी। अब जो होना था जोगी की मर्जी से होना था। 3 दिन के बाद दिल्ली में एक बहुत भारी आग लग गई। शहर भर की फायर ब्रिगेड ने और सैकड़ों आदमियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, मगर आग उस वक्त खुद ब खुद रुक गई जब पूरा गोदाम का माल जल गया। लाखों रुपए का माल अजमेरी गेट के गोदाम में था। ये गोदाम निब्बन ट्रेडिंग कंपनी का था। ये एक भारी नुकसान था। आग की वजह पता न चली। करीब के लोगों ने बताया कि यह आग का गोला आसमान से गिरा था। हैरत की बात यह भी थी कि आग के शोले आसमान तक थे। अतराफ आबादी भी थी, मगर किसी के घर को नुकसान नहीं हुआ, कोई आदमी जख्मी नहीं हुआ और आग खुद ब खुद खत्म हो गई। उस पर पानी ने असर नहीं किया। मुनीर खान जाहिर है परेशान हुआ, मगर ये सोचकर कि ये तो जिंदगी के खेल हैं, नुकसान फ़ायदा तो होता है, खामोश हो गए। मगर ये सिलसिला रुका नहीं। 3 बड़े गोदाम जल गए, मगर उन चारों ने कारोबार बंद न किया, जारी रखा। इन बड़े नुकसानात से दमड़ीमल भी परेशान हो गया। कागजी बाजार के सबसे बड़े डीलर लक्की राम बनवारी परेशान हो गए और वो दौड़े दमड़ी की तरफ और बोले, ये क्या हो रहा है दमड़ी सेठ? निब्बन वालों के 3 बड़े गोदाम राख हो गए। हजारों का नहीं, करोड़ों का भारी नुकसान हो गया और किसी की समझ में नहीं आ रहा कि आग लगी कैसे। हाँ बनवारी जी, देख रहा हूँ, मैं खुद परेशान हूँ। दमड़ीमल बोले, निब्बन वाले बड़े लोग हैं, नुकसान बर्दाश्त कर गए। अरे मैं तो कागजी आदमी हूँ,
एक चिंगारी मेरी मौत ले आएगी। कोई बचाव की तरकीब बताओ। बनवारी ने कहा, मेरा ख्याल है बनवारी जी कि हिंदू के किसी गोदाम तक ये आग नहीं जाएगी। दमड़ी बोले, अरे आग का कोई धर्म है कि हिंदू मुसलमान देख के आए। बनवारी ने कहा, धर्म तो नहीं है, पर ये आग मुझे असल नहीं लगती। ये किसी के फैलाई और भेजी हुई लगती है, क्योंकि जहाँ पर यह आग लगी वहाँ पर आबादी भी थी, पर किसी मकान या किसी आदमी को नुकसान ना हुआ। वो गोदाम जलाकर ख़त्म हो गई, उस पर पानी का असर ना हुआ और खुद ब खुद जलकर बुझ गई। दमड़ी ने असली बात ना बताई। दमड़ी माल जी, आपकी बात समझ में तो आती है, पर यह कौन बिला वजह करेगा। निब्बन तो बहुत अच्छी पार्टी है, उसके कारोबार साफ सुथरे हैं, इखलाकी तौर पर चारों भाई नफीस आदमी हैं, लेन देन के भी अच्छे हैं, पर आखिर उनको क्यों निशाना बनाया जा रहा है। बनवारी बोले, अरे बनवारी जी, ये दुनिया है, क्या पता उनका कोई पोशीदा दुश्मन हो। दमड़ी मल ने कहा, हाँ सेठ, दुरुस्त कहा। आज के ज़माने में दोस्त दुश्मन का पता कब चलता है। चेहरा दोस्त का मगर है दुश्मन। मैं तो इसलिए डरता हूँ कि मेरा तो एक गोदाम है और उसमें सिवाय कागज़ के कुछ नहीं है। मेरी तो रातों की नींद उड़ गई है मारे फिक्र के। बनवारी घबरा कर बोला, ऐसा करो, आदमी बढ़ा दो, पहरेदारी सख्त कर दो। दमड़ी मल ने कहा, अरे उससे क्या होगा, आग तो ऊपर से आती है। बनवारी बोले, सुना तो यही है, बस राम राम करो, प्रार्थना करो, और क्या हो सकता है। दमड़ी मल ने कहा, ये आग दिल्ली में ही क्यों आ गई है, मैं तो आधा रह गया हूँ सोच सोच कर। बनवारी बोले, करते हैं कुछ उपाय, फिक्र न करो, दिल्ली में तो मैं भी हूँ। दमड़ी मल बोले। बनवारी सेठ खामोशी से उठे और हाथ मलते हुए चले गए। रात के आखिरी पहर महाराज दमड़ी मल के कमरे में थे। बोले, बोल, खुश है। एक टांग निब्बन वालों की टूट गई है। हाँ खुश हूँ महाराज, दमड़ी मल ने कहा, अब उसकी फैक्ट्री चलेगी। महाराज बोले, महाराज एक बात कहूँ, आपकी आज्ञा हो तो। दमड़ी मल ने कहा, बोल, आज्ञा है। महाराज बोले, उनका बहुत नुकसान हो गया, मैं कहूँ इतना झटका बहुत है, अब और ना करो। दमड़ी मल बोले, अच्छा, अब तुझे उस पर रहम आ रहा है। अरे मूर्ख, ये आग अब रुकने वाली नहीं है, निब्बन को ही खत्म नहीं करेगी बल्कि पूरे दिल्ली को जलाएगी। अब कोई नहीं बचेगा। अरे तू लाया है इसे तो तेरा नंबर भी आएगा। जोगी नफरत से बोला, आपको ये सब करने की ज़रूरत क्या है। महाराज मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई है, मैं इंतकाम में अंधा हो गया था, मुझे माफ़ कर दो और जो जुर्माना बोलो मैं देने को तैयार हूँ। दमड़ी मल बोला, अगर तू गलती ना करता तो मैं नहीं आ सकता था। जोगी ने बड़ा खौफनाक मकरू कहकहा लगाया और उसका कद बुलंद होने लगा। वो एक हैबतनाक शक्ल इख्तियार कर गया। दमड़ी मल उसके सामने बहुत मामूली और कमज़ोर नजर आने लगा। जोगी चला गया और दमड़ी मल पछतावे के समंदर में गर्क हो गया। बड़ी भूल हो गई, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। ये सारी आफत मेरी लाई है। मुनीर खान और उसके भाइयों की दुश्मनी में मैंने हज़ारों की ज़िंदगी खतरे में डाल दी है। अब मैं क्या करूं? ये शैतान मेरे बस में तो नहीं आ सकता। वो पछतावे के समंदर में डूबा, निब्बन वालों के दफ्तर चला गया। आज पहली बार वो यहाँ आया था। वो किस जज्बे से आया था ये सिर्फ वो जानता था। मुनीर खान ने उसको इज्जत से अपने पास बिठाया और बोला, आज मुझे कैसे इज्जत बख्श दिया आपने। मुनीर खान, इंसान हमेशा एक सा नहीं होता, कभी उस पर शैतान का कब्जा होता है और वो उसके कहने पर अमल करता है, कभी उस पर शैतान का कब्जा नहीं होता और वो नेकी की तरफ चलता है। मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मगर अब मैं होश में हूँ। तुम मेरी बात सुनकर मुझे मार सकते हो, गालियाँ दे सकते हो, जो मेरा हशर करना चाहो कर सकते हो। मैं तुमको इसकी इजाज़त देता हूँ। जो जुर्माना हर्जाना कहोगे वो भी दूंगा। मैं पछतावे की आग में जल रहा हूँ। ये आग बड़ी खौफनाक है। मैं तुमको पूरी बात बताकर अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। और दमड़ी मल ने पूरी कहानी बयान कर दी और मुनीर खान के सामने गर्दन झुकाकर बैठ गया। दमड़ी सेठ, तुमने अपने गुनाह तस्लीम कर लिए। जब कोई गुनाहगार अपने गुनाह तस्लीम कर लेता है तो वो माफ़ी का हकदार हो जाता है। मैं तुमको माफ़ करता हूँ। मेरे नुकसानात जो हुए शायद उसमें मेरे लिए कोई सज़ा का पहलू हो। मैंने कोई गलती की हो, किसी का दिल दुखाया हो, किसी की बद्दुआ ली हो। मैं तुम पर इल्ज़ाम नहीं देता। ये दुनिया जब से वजूद में आई है, शैतान उस वक्त से इसको ख़त्म करने में लगा है, मगर कामयाब नहीं हुआ और कभी इंशाअल्लाह होगा भी नहीं, क्योंकि हर दौर में बुराई को मिटाने वाले रहे हैं। उनको हम देख नहीं पाते मगर वो होते हैं और बदी से लड़ते रहते हैं, शैतान को दौड़ाते रहते हैं। उनका एक बुलंद मुकाम है। ये सिलसिला जारी है। आज भी ऐसे लोग ज़रूर मौजूद हैं जो शैतान के इरादों को पूरा नहीं होने देंगे। मुनीर खान बोले, तुमने मेरे सर से बहुत भारी बोझ उतार दिया। दमड़ी मल बोले, तुमने असल बात बताकर मुझे होशियार कर दिया। अब मैं जानूं और वो जोगी जाने, इस दिल्ली में ऐसे लोग मौजूद हैं जो उस जोगी को जहन्नुम तक छोड़ाएंगे। दिल्ली में मुनीर खान रहते थे,
हकीम वकार के बारे में भी जानते थे। शाम को दफ्तर बंद करके वो उनके मतब में पहुंच गए। मुनीर खान भी गुमनाम आदमी न थे। हकीम साहिब से भी तकरीबात में मुलाकात होती रहती थी, मगर किसी ज़रूरत के तहत उनकी ये पहली मुलाकात थी। सलाम दुआ के बाद हकीम साहिब बोले, फरमाइए खान साहिब, मेरे लिए क्या खिदमत है? हकीम साहिब, मेरी बात ज़रा लंबी है, आपके पास वक्त हो तो बताऊं? अरे खान साहिब, मैं मरीज़ तो देखता नहीं, बच्चे और दूसरे हकीम काम करते हैं, मुझे फुर्सत ही फुर्सत है। आप बेशक पूरी रात सुनाते रहें। और मुनीर खान ने अपनी दिल्ली आने की कहानी और उसके बाद के हालात पूरे बयान कर दिए। दमड़ी मल के किरदार के बारे में भी बयान कर दिया, उसकी गलती और अपने नुकसान का भी बता दिया, और फिर दमड़ी मल के ज़मीर की बेदारी और अपने गुनाह को तस्लीम करने के बारे में भी बयान कर दिया। हकीम साहिब पूरी रुदात सुनने के बाद कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, इंसान बड़ी अजीब चीज़ है, जितनी जल्दी बिगड़ता है बाज़ औक़ात उससे भी कम वक्त में संवर जाता है, उस पर नेकी करने का जज्बा गालिब आ जाता है। दमड़ी चंद तुम्हारा दुश्मन तो था, मगर जोगी महाराज के इरादों को सुनकर उसका ज़मीर बेदार हो गया। तुम्हारे साथ और बहुत सौ की बर्बादी नजर आने लगी और वो नेकी की तरफ आ गया। ये बहुत अच्छा हुआ कि उसने खुद सब कबूल कर लिया। हकीम कामिल मौजूद नहीं है, वो हज़ारों साल के एक पेचीदा इसरार की जानकारी के सिलसिले में किसी दावत पर मिस्र गए हुए हैं। उनका ये मिशन बहुत अहम है, मगर आप फिक्र न करें, मैं उनसे राब्ता करके सारे हालात बताऊंगा और इंशाअल्लाह ये दिल्ली जिस तरह आबाद है रहेगी। शैतानों से डरना कैसा, ये तो हर दौर में इंसानों को परेशान करते रहे हैं। रात को ही हकीम वकार ने रोलुका से राब्ता कर लिया और पूरी कहानी बयान कर दी। मामला संगीन लगता है, मैं पोशीदा तौर पर उसकी निगरानी करूंगा। यहाँ मिस्र में मेरी मसरूफियात एंटोनी के साथ कुछ ज़्यादा बढ़ गई हैं, बहरहाल मुझे आना होगा। रोलुका बोला, अब तुम जो मुनासिब ख्याल करो वो करो। हकीम साहिब बोले, हकीम साहिब, बकौल हिंदू मजहब के मुताबिक आसमान से आग सिर्फ अग्नि देवता बरसाता है और उस पर हुक्म चलाने वाला कोई मामूली जादूगर नहीं हो सकता। उसके साथ मुकाबला भी तैयारी के बाद होगा। मैं कल रात आपके पास होऊंगा। और वाकई रोलुका रात को दिल्ली में आ गया और दूसरे दिन वो दमड़ी के पास रात को चला गया और बोला, मैं हकीम कामिल हूँ, हकीम वकार के साथ होता हूँ, कुछ ज़रूरी मालूमात करने आया हूँ। दमड़ी चंद बोला, बड़े भाग्य मेरे कि आप खुद आ गए, फरमाइए, मैं हाजिर हूँ। ये बताइए कि ये जोगी आपको कहाँ मिला था? रोलुका बोला, मैंने उसकी तलाश को आदमी दौड़ाए थे। ये बंजारों के काफले में सफ़र कर रहा था, मगर आगे जा चुका था। मुझे इसकी ज़रूरत पड़ गई और मैंने मोती चंद को इस काम पर लगा दिया था। उसने ही महाराज जोगी से पहली मुलाकात की और फिर जोगी मेरे पास खुद आ गया था। मेरे दिमाग में निब्बन वालों को नुकसान पहुंचाने का सौदा समाया हुआ था। मैंने जोगी को कह दिया और उसने उनके 3 गोदाम जलाकर राख कर दिए और मेरे पास आया तो पता चला कि उसके इरादे तो बहुत खतरनाक हैं। पूरे दिल्ली को भस्म करने का सोच रहा है। दावत मैंने उसको आने की दी थी, मैं ही गुनाहगार हो गया। देखा जाए तो गलती मेरी ही थी। अब वो कहता है मैं तो बुलाने पर आया हूँ, मुझे तो बहाना चाहिए था, वो मुझे मिल गया है, अब मैं अपनी मर्जी करूँगा। दमड़ी बोला, मोतीचंद कहाँ है? रोलुका ने पूछा। मोतीचंद गुड़गांव में रहता है, मेरी बरादरी का है, वहाँ पर उसकी दुकान है। आदमी कंजूस है, बाल बच्चे खर्च की वजह से नहीं रखता। दमड़ी मल ने बताया। मोतीचंद के पास जाते हैं। रोलुका बोला, तेरा नाम मोतीचंद है? आवाज़ मुतवाजन और रोबदार थी। मोती ज़रा सा घबराया ज़रूर, फिर खुद संभल कर बोला, हाँ जी, मेरा नाम मोतीचंद है, क्या काम है? मैं दिल्ली से आया हूँ, तो ये बता कि तुझे जोगी कहाँ मिला था? रोलुका बोला, वो अपने डेरे पर था, शहर के निकाल पर वो ठहरा हुआ था। मोती बोला, चल उठ और मुझे वो जगह दिखा। रोलुका ने कहा, मैं क्या फालतू हूँ कि तुम्हारे साथ चल पड़ूं? जाओ अपना काम करो, वो बोला। और फिर रोलुका ने मोतीचंद को अपनी गहरी नज़रों से देखा तो बेचूं चला। मोतीचंद रोलुका के साथ चलने के लिए उठ खड़ा हुआ। दूर जगह है तो तांगा कर ले, किराया मैं दे दूंगा, रोलुका बोला। मोतीचंद और क्या चाहता था, फौरन उसने तांगा रोका और दोनों रवाना हुए। 15-20 मिनट के बाद वो शहर से बाहर थे। एक बड़े मैदान के सामने उसने तांगा रोक लिया और बोला, मैदान तो यही है और हाँ ठीक है, वो कुआं भी है, मगर वो काफिला अब चला गया है। रोलुका मोतीचंद के साथ कुएं के पास गया और कुएं में झांक कर देखने लगा। कुआं बहुत गहरा था, मगर उसमें पानी नहीं था। मोतीचंद ने भी कुएं के अंदर झांका, मगर उसको भी पानी नजर नहीं आया, तो बोला, अरे इसमें ज़रा पानी नहीं है, और जब मैं पहले आया था तो काफिले वाले इसमें से पानी निकाल रहे थे, पानी कहाँ गया? रोलुका मैदान में चक्कर लगाने लगा और फिर उसने झुककर जो चीज़ उठाई वो एक हड्डी थी। ये हड्डी गर्दन के किसी हिस्से की थी और ज़्यादा बड़ी ना थी। मोतीचंद बोला, क्या मिल गया? रोलुका बोला, मोतीचंद तेरे पास कोई नहीं आया,
तू किसी को लेकर इस मैदान तक नहीं आया, ये जगह भूल जा, किसी को ना बताना, वरना तूने वो कुआं देखा है, उसमें डालकर ऊपर से बंद कर दूंगा। मोतीचंद डरकर बोला, मैं सब भूल गया श्रीमान, मैं कभी इधर आया ही नहीं हूँ। तू सिर्फ गोलू और उसकी जोरू को याद रख। रोलुका हंस पड़ा और तांगे पर बैठ गया। रोलुका ने हड्डी का वो टुकड़ा अपने कारिंदे के हवाले कर दिया और कहा, पता कर ये काफिला किधर गया है। कारिंदा रवाना हो गया और रोलुका हकीम वकार के पास आ गया। बोला, मामला बड़ा संगीन है, जोगी पूरा शैतान है। गुड़गांव के जिस मैदान में वो रुका था उसको बंजर करने को उसने 2 बंदोबस्त किए थे। एक तो कुएं के पानी को खत्म कर दिया, दूसरा जमीन पर एक हड्डी डाल गया कि 1000 कोशिश करने पर भी कोई पौधा वहां ना हो। मगर मैं वो हड्डी उठा लाया हूँ, वही हड्डी उसके बारे में बताएगी कि वो कहाँ गया है और वो कुआं सूखा रहेगा। हकीम वकार ने पूछा, क्या जोगी को अंदाजा हो गया है कि उसके मुकाबले पर कोई आ गया है? शायद अंदाजा हो गया है, इसलिए उसका वजूद दिल्ली के तरफ में नहीं है। रोलुका का कारिंदा वापस आ गया। उसने बताया, काफिला गोरखपुर के एक पहाड़ी दर्रे में रुका हुआ है। पूरा काफिला गधों पर सफर करता है। फिर इतनी दूर इतनी जल्दी जाने का मतलब ये है कि ये काफिला खाना बदोशों का नहीं है, मामला उससे आगे का है। गोरखपुर के आगे तो पहाड़ी सिलसिले हैं और नेपाल की सरहद शुरू हो जाती है, मगर आने जाने पर पाबंदी नहीं है। शायद जोगी ने उस पहाड़ी मुकाम को महफूज बनाया हुआ है। कारिंदे को दूर दूर रहने की हदायत थी। उसको पता नहीं चला कि जोगी काफिले में मौजूद है कि नहीं। अगर ये काफिला इंसान का नहीं है तो फिर क्या है? हकीम वकार ने पूछा। अभी उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। हो सकता है ये काफिला हवाई लोगों का गिरोह हो। जादू और सिफली इल्म तो मौजूद हैं, शैतानी कुव्वतें तो हैं और उनमें कुव्वत भी है। दुनिया में एक रहमानी कुव्वत के साथ ये शैतानी कुव्वत भी मसरूफ़ अमल रहती है और इंसान को बहकाने की कोशिश करती है। मैंने खुद को अब तक इस तरह रखा है कि जैसे मैं हूँ ही नहीं, सारे काम कारिंदों से ले रहा हूँ। दुश्मन बड़ा होशियार है, अगर जरा सी भी भनक पा गया तो तलाश करना दुश्वार हो जाएगा। रोलुका बोला, अब आगे क्या करने का इरादा है? हकीम साहब बोले, मैं खुद उस काफिले के नज़दीक नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो शख्स अग्नि देवता को मना सकता है वह ज़रूर शैतानी ताकत में बहुत आगे होगा। मेरी मौजूदगी उसको खबरदार कर सकती है। उसका पहाड़ी दर्रे में क़याम भी ये जाहिर करता है कि वो किला बंद हो गया है। इससे कम से कम ये तो हुआ कि दिल्ली पर कोई खतरा नहीं है। हकीम साहब बोले, उसके किला बंद होने से तो ये जाहिर होता है कि उसको खुद कुछ खतरा नजर आ गया है। दुरुस्त फरमाया आपने। इतनी शैतानी विद्या जानने वाले के लिए ये मुश्किल काम नहीं है। रोलुका ने जवाब दिया, अगर वो मेरे बारे में जरा भी जान गया तो फिर रूपोश हो जाएगा, सामने नहीं आएगा। मैं उसको उसके किले में आसानी से घेर लूंगा, मगर ये खतरनाक चाल होगी। उसकी फौज को छेड़ने की बजाय मुकाबला उससे हो तो बेहतर है। मैं कुछ अरसे के लिए आपसे जुदा हो रहा हूँ। मैं नांगा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर क़याम करूंगा, जहाँ पर किसी इंसान का जिंदा रहना मुमकिन नहीं है। रोलुका बोला, तो फिर तुमने क्या बंदोबस्त किया है? हकीम वकार बोले, आप जानते हैं बर्फ़ पर भी पौधे और जड़ी बूटियाँ तो होती हैं। कुदरत का कमाल देखिए कि बर्फ़ में पैदा होने वाला एक फल जो टमाटर के बराबर होता है, कच्चा हो तो पीला और पकने पर सुर्ख हो जाता है, और बर्फ़ के अंदर पूरे साल पड़े रहने पर पकता है। उसकी तासीर इतनी गर्म होती है कि ज़मीन पर उसको खाकर आदमी गर्मी से मर सकता है, और बर्फ़पोश पहाड़ी पर बड़ी आसानी से ज़िंदा रहता है। उस फल का हासिल करना आसान नहीं। पहाड़ी रीछ को उसकी खुशबू आती है और वो बर्फ़ खोदकर उसको निकाल लेता है, क्योंकि वो कई फुट बर्फ़ में दबा रहता है। मेरे कारिंदों ने रीछ का पीछा करके वो फल एक गार में जमा कर लिए हैं। वो कम से कम 1 साल के लिए काफ़ी हैं, क्योंकि उनकी ज़रूरत तो सिर्फ मुझे ही पड़ेगी। मेरे किसी कारिंदे को भी ज़रूरत नहीं होगी। मैं चोटी पर बर्फ़ में घर बनाकर रहूँगा और नेपाल की उस वादी पर नज़र रखूँगा और जोगी को बाहर निकलने पर मजबूर करूँगा। रोलुका पहाड़ी पर चला गया। उसने जाते ही रात के वक्त नेपाल की उस वादी में जहाँ पर जोगी का किला था, हज़ारों मन बर्फ़ की बारिश करवा दी थी। इतनी दूर इतनी बर्फ़ लाना आसान नहीं था, मगर रोलुका के कारिंदे बहुत फुर्ती से काम करते थे। अचानक बर्फ़बारी और उस वादी पर जहाँ कभी बर्फ़ पड़ती ही नहीं। जोगी होशियार हो गया और वार करने के बारे में सोचने लगा, मगर किस तरफ वार करे? बर्फ़ तो हिमालय की तरफ से आई थी, दुश्मन उसी तरफ है, उधर ही जाना होगा। सर्दी बढ़ गई थी। कुर्बजवार के लोग हैरान थे। ये बेमौसम बर्फ़बारी और सर्दी, मगर जोगी हिसाब लगा रहा था। ये बेमौसम बर्फ़बारी बज़ाहिर एक फजूल सी बात नज़र आती थी, मगर ऐसा नहीं था। जोगी उस बर्फ़बारी के बारे में अंदाजे लगाने लगा। बर्फ़ कहाँ से आ सकती है, और उन अंदाज़ों पर दुश्मन की सिमत का तयन करने लगा और फिर अपनी सफ़बंदी करने लगा। जोगी नादान ना था, दुश्मन की चाल को समझने की कोशिश कर रहा था। उसकी तवज्जो दिल्ली से हट गई। रोलुका की यह पहली कामयाबी थी। रोलुका की जासूस
नेपाल की वादी की निगरानी कर रहे थे, मगर उस जोगी के पहरेदार की नज़र से दूर ये लड़ाई बिल्कुल इस अंदाज में हो रही थी जैसे दो मुल्कों के दरमियान लड़ाई होती है। जोगी कमज़ोर नहीं था, उसके पास लड़ाई के लिए सामान भी बहुत था, उस पर हाथ रखने वाला पावर हाउस भी था, मगर इसके बावजूद वो किला बंद था, सामने नहीं आ रहा था। इसकी वजह थी कि वो अब तक दुश्मन के बारे में लाइल्म था। दुश्मन कौन है, उसके पास कितनी ताकत है, जबकि रोलुका उसके बारे में सब कुछ जानता था। जोगी की ये बहुत बड़ी कमजोरी थी। उसके वीर रोलुका के बारे में कुछ नहीं जानते थे। रोलुका के कारिंदे किसी वीर को नजर नहीं आते थे। ये आंख मचोली जारी रही और फिर एक दिन अचानक नेपाल की पहाड़ी वादी में तेज हवाओं के साथ गरम गरम रेत उड़कर आने लगी। जोगी ने उस रेत को रोकने की कोशिश की, मगर रेत इस किस्म की थी कि जितना उसको रोका गया उतनी ही ज्यादा आती गई। इतनी रेत कहाँ से आ रही थी, जबकि दूर दूर रेगिस्तान नहीं था। जोगी के लिए ये नई बात थी। रेत रुकती ना थी और कोई सामने ना था। उसने इस रेत के तूफान को रोकने की हर कोशिश कर डाली, मगर वो नाकाम हुआ। उसने वादी को छोड़ देने का इशारा किया और अपने खास गुर्गों के साथ राह फरार इख्तियार कर गया। उसके जाते ही हवा उल्टी चलने लगी और वादी में जमा रेत वापस जाने लगी, और कुछ देर के बाद वादी में जरा सी रेत न थी। कौन कह सकता था कि कुछ देर पहले इस वादी में हजारों टन रेत भर गई थी। अब जोगी का रुख जंगलात की तरफ था, मगर जाते जाते वो रोलुका के बारे में समझ गया था कि वो कहाँ है। वो चोटी पर नहीं गया, मगर उसने अपने बीरों के जरिए रोलुका के उतरने के तमाम रास्ते बंद कर दिए। मगर वो जानता था दुश्मन रास्तों का मोहताज नहीं होगा। अब रोलुका चोटी पर था और जोगी हिमालय की तराई के जंगलात में। जोगी की घबराहट ये थी कि उसके वीर अंधे थे। अंधे इन मायनों में कि वो रोलुका और उसके कारिंदों के बारे में कुछ नहीं जानते थे। काली शक्ति में भैरव ताकतवर देवता है, मगर वो अंधों की तरह फिर रहा था। फिर पद्मा और ना जाने काली शक्ति के कौन से बड़े बड़े वीर अंधेरे में खड़े थे और जोगी से कह रहे थे, हम क्या करें। जोगी काली शक्ति की आखिरी सीढ़ी पर खड़ा था। वो खंडोला था, मगर उसकी बदकिस्मती ये हो गई कि उसको शैतानी कुव्वत का ये रुतबा मिलते ही उसकी मतभेड़ हो गई, और दुश्मन भी ऐसा मिला कि जिसके बारे में उसकी शक्ति कुछ बताती ना थी। बड़े से बड़ा वीर खामोश था, और फिर वो वक्त आया कि जोगी के बड़े वीर और उसकी काली शक्तियां उसका साथ छोड़ गईं। अब मैं क्या करूं गुरु, तूने मुझे महान बनाया था, तूने शक्ति देकर मेरा मान बढ़ाया था। आज ये सब हथियार मेरा साथ छोड़ रही हैं। मैं क्या करूं, मुझे कुछ रास्ता बता, मुझे कुछ तरीका बता। आवाज आई, अरे नादान, जब कुछ कर सकता तो करता रहे, और ना कर सके तो भाग फिर दोबारा आने के लिए। अगर नहीं भागेगा तो बड़ा नुकसान उठाएगा। मेरा तरीका यही है, भागने का रास्ता पहले नजर में रख। और जोगी अपने गुरु के हुक्म पर भाग खड़ा हुआ। अपना कमजोर और बूढ़ा जिस्म जंगलात में छोड़कर भाग गया। रोलुका के कारिंदों ने खबर दी, जोगी जिस्म छोड़कर भाग गया है। अब रोलुका का पहाड़ की चोटी पर रहना बेकार था। वो जमीन पर आ गया। उसको इतलात आ रही थी जोगी जमीन पर नहीं था, शायद किसी नए शरीर की तलाश में था और चोला बदलकर आने की तैयारियां कर रहा था। मगर उसकी तैयारी इतनी जल्दी नहीं हो सकती थी। रोलुका वापस दिल्ली आ गया और तमाम अहवाल हकीम वकार को बता दिया। हकीम साहब बोले, इसका मतलब है खतरा टल गया है। खतरा तो है मगर अभी नहीं, मगर वो बदजात है और उसके पास शैतान की शक्ति भी बहुत है। मैंने दूबदू उससे लड़ाई इसलिए नहीं की कि एक नया तजुर्बा कर रहा था। वो तजुर्बा ये है कि दुश्मन को नफ्सियाती तौर पर कमज़ोर करो, उसको जिच करो। एक वक्त आएगा कि उसमें झुंझलाहट पैदा हो जाएगी और वह ज़रूर गलती करेगा। वही हुआ। जोगी ने बर्फ़ पर आग बरसा दी और अग्नि देवता को नाराज़ कर दिया। ये बहुत बड़ी ताकत थी, मगर उसकी हाथ से जाती रही। उसके जाते ही उसने ज़रूर अपने गुरु को याद किया होगा और उसने वही अपना रास्ता बताया होगा कि भाग जा, और वो भाग गया। रोलुका ने बताया,